हेलो एवरीवन। हम लोगों ने बच्चे अगर देखा जाए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में काफ़ी कुछ कर लिया है। हम लोग डिस्कवरीज कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की। हमने मॉडल ऑफ एटम भी देख लिया था। वी टॉक्ड अबाउट थॉमसन एंड वी नो कि वो गलत था। वी टॉक्ड अबाउट रदरफोर्ड और उसकी कमी भी हमें पता चल गई थी। एंड फाइनली वी हैव रीच्ड द बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम अभी हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया। वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ इट। बट लास्ट क्लास तक हमने बोहर मॉडल ऑफ एटम का डेरिवेशन देखा था और हमने ये देखा था कि बोहर ने रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट के क्या क्या एक्सप्रेशंस दिए थे। और साथ साथ हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट फिनोमेना स्टडी करे थे जिस फिनोमेना ने प्रूव किया था कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या लाइट है वो पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर जो है शो करती है। तो वेव नेचर के बारे में तो इन्फॉर्मेशन है हम लोगों को, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट and black body radiation were the two phenomena which said कि particle nature of light also exist। तो आज हम लोग जो है कुछ numerical practice करेंगे based on the photoelectric effect and Bohr model of atom we have done till now, right? Not complete Bohr model of atom। So let's first talk about some questions related to photoelectric effect। See, photoelectric effect का एक छोटा सा ये expression है मेरे पास, but वो concept बहुत important है। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो उसके साथ जुड़ी हुई है, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनसे न्यूमेरिकल जो है बनते हैं। हालांकि वो न्यूमेरिकल बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन के होते हैं, बट वो न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ देंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, बोहर मॉडल जितना पढ़ा है उन सबके कुछ न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे, फिर बोहर मॉडल ऑफ एटम को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 पहले समझ लीजिए। आपको कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम अ सोडियम सरफेस व्हेन अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन इट। मतलब सोडियम सरफेस पे आपने एक लाइट मारी है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकले, मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना हुआ है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के हिसाब से आप जो लाइट इंसिडेंट करते हैं उसकी एनर्जी hc/λ होती है और वो बराबर होती है वर्क फंक्शन के प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। यही मेरा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में बेटा वर्क फंक्शन देखिए किस यूनिट में दे रखा है, ईवी। आपको ये पता है कि एनर्जी का एक यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के बराबर होता है। मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के जूल्स के बराबर होता है ना। तो अब आपके पास क्या तरीका, देखिए बेटा, आपको ये पता है कि H का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। C का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लैम्डा का वैल्यू उसने आपको दे रखा है 400 नैनोमीटर्स, जिसको आप चेंज कर सकते हैं जब मर्जी चाहे -9 मीटर्स करके, है ना। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने का भी आपके पास आइडिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपके पास दो ऑप्शन है। आप अगर यही वाले hc/λ लिखेंगे तो इसके यूनिट तो जूल्स में हो जाएगी, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप वर्क फंक्शन भी जूल्स में कन्वर्ट करें। और क्योंकि आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तभी आप जूल्स में से जूल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम डायमेंशंस की चीज़ों को सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है। बट डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। वाई? क्योंकि इतना बड़ा नंबर को पहले मैं इससे मल्टीप्लाई करूं, फिर 400 से डिवाइड करूं, पावर को देखूं और फिर इसको 1.6 से मल्टीप्लाई करूं, इट विल गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एंड इन एंट्रेंस बेटा वी डू नॉट हैव टाइम। इफ वी आर अ JEE स्टूडेंट वी कैन maximum invest 2 minutes for a question, and if we are a NEET student we can maximum invest 1 minute per a question। तो when I have limited time I cannot do this much calculation, है ना। of course अपने स्कूल के लिए आप ये कैलकुलेशन ज़रूर करिए, बट अभी अगर एंट्रेंस की बात करें तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस आई एम गोइंग टू टेल यू अ शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है? hc/λ में hc का वैल्यू आप 1240 अगर रखें और लैम्डा को रखें इन यूनिट ऑफ नैनोमीटर, देन hc/λ का जो टोटल एनर्जी का यूनिट आता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग दी, इसको आप बोलोगे नहीं मैडम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो इसको डिवाइड करो, भैया इतना मेहनत नहीं करनी ना, अपने पास टाइम नहीं है। तो शॉर्टकट याद रखते हैं कि hc/λ में अगर आप लैम्डा को नैनोमीटर में रखो और hc की जगह 1240 रख दो तो आपका डायरेक्ट आंसर किस में निकलता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलता है। ये शॉर्टकट याद रख लो। तो मैं यही करूँगी, hc/λ की जगह 1240 रखूँगी, लैम्डा को 400 नैनोमीटर शॉर्टकट रखूँगी, वर्क फंक्शन 2.28 EV रखूँगी प्लस काइनेटिक एनर्जी रखूँगी। तो अब देखिए इसको सॉल्व करना कितना आसान है। ये 10 हो गया, ये 31 हो गया।
तो 3.1 माइनस 2.28 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आप किसकी यूनिट में आ गई बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट में आई है। आपको काइनेटिक एनर्जी जूल्स में चाहिए, तो अब आप इस वैल्यू को जो है, जो आपके पास यहाँ से वैल्यू आएगी, इसको आप जो है 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो इफ इन केस यू नीड इट, अदरवाइज रिपोर्टेड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट्स द प्रॉब्लम, है ना। ऑप्शन चेक कर लेना। नाउ दिस प्रोसेस इज अ शॉर्ट प्रोसेस, इट्स अ सिंपल प्रोसेस, तो आप इस तरीके से प्रेफर करिए। नाउ लेट्स कम फॉर योर स्कूल एग्जाम्स की मैडम स्कूल में क्या करेंगे। तो स्कूल के लिए आप ये शॉर्टकट 1240 वाला यूज़ मत करिए। क्यों? क्योंकि होता क्या है बच्चे, जो स्कूल में ये शॉर्टकट्स अलाउड नहीं होते, खाम का टीचर आपसे नफरत करना शुरू कर देगी कि आप कोचिंग वोचिंग पढ़ रहे हो, लेने के और देने पड़ जाएंगे, तो ऐसे मत करना, ये शॉर्टकट्स यूज़ मत करो। आप क्या करो मैं आपको बताती हूँ। आप h का जगह 6.626 10⁻34 रखो, 3 की जगह 3 × 10⁸ ही रखो, लैम्डा की जगह वो 400 × 10⁹ वही रखो, मतलब स्टैंडर्ड यही वाली यूनिट्स रखो। इक्वल टू वर्क फंक्शन को 2.28 × 1.6 10⁻19 जूल्स में कर लो, सबट्रैक्ट करो, काइनेटिक एनर्जी निकालो। लेकिन इतना लिखो, लेकिन जब कैलकुलेशन करनी हो तो रफ वर्क में ये कैलकुलेट करके सीधा आंसर रिपोर्ट कर दो। तो आंसर रिपोर्ट आप जो है, मतलब इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दैट, कैलकुलेट ये करके आंसर लिखो, बट रिपोर्ट जो करना है ना, जो स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो रिपोर्ट ये वाली वैल्यूज करो। तो इससे क्या होगा, टाइम भी बचेगा और मार्क्स भी नहीं कटेंगे। बात क्लियर हुई? चलिए, तो ये हो गया मेरा पहला सवाल का, काइनेटिक एनर्जी निकालो। फिर वो कह रहा है कि वो मैक्सिमम वेवलेंथ निकालो जिसने जो है फोटो एमिशन किया, मतलब आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालिए। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी पता होनी चाहिए, और अपन लोगों को ये पता है, बी पार्ट में यहाँ लिख रही हूँ कि थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होती है वही वर्क फंक्शन होता है, जो होता है वही वर्क फंक्शन होता है, और इसको अपन लोग h/0 लिख सकते हैं। तो आप ये लिख दीजिए, h/0 को आप क्या लिख सकते हैं, hc/λ0, जो वर्क फंक्शन है, जो कि 2.28 EV गिवन है, तो इसको भी EV में लिखिए, ठीक है। और इसको शॉर्टकट के लिए 1240 ले लीजिए, तो 1240 डिवाइडेड बाय 2.28 इज इक्वल टू λ0। और λ0 की जो यूनिट आएगी वो ध्यान रखना नैनोमीटर आएगी। क्यों? क्योंकि आपने शॉर्टकट यूज़ किया। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो इस तरीके से आप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बच्चे उससे सॉल्व कर सकते। एम आई क्लियर टिल नाउ? ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बच्चे। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है, जनरली पूछा जाता है, ईजी है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। तो सोल्यूशन 2 ये कह रहा है, एक बल्ब है बच्चे मेरे पास जिसका पावर, आप समझते हैं पावर, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा पावर क्या होता है, वो 60 वॉट है, और इसको मैंने 10 आवर्स के लिए जो है वो चलाया है, और इससे जो लाइट निकल रही है उसकी वेवलेंथ है 6626 एंगस्ट्रॉम। मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स। देखिए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से एनर्जी एक फोटोन की, एनर्जी ऑफ वन फोटोन जो होती है वो h होती है, और अगर मेरे पास n फोटॉन्स है तो n h एनर्जी होगी, वेयर n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि टोटल एनर्जी निकल कितनी रही है। भाई, एक बल्ब है 60 वॉट का जिसको 10 घंटे के लिए मैंने चलाया है, तो वो कितनी एनर्जी निकालेगा ये सोचना है। तो ये बताओ पहले, पावर क्या होती है बेटा? पावर होती है बेटा एनर्जी इनटू टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, यही होती है पावर, है ना। अब पावर अगर वॉट में है तो टाइम आप हमेशा किस में रखते हैं? सेकंड में रखते हैं, तब जाके आपकी जो एनर्जी आती है वो जूल्स में आती है। तो आप एक बात बताओ, टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी होगी, जो भी पावर है 60 इंटू टाइम, टाइम आपका 10 आवर्स है, पर आपको टाइम किस में चाहिए? सेकंड में। तो आर को सेकंड में कैसे बदलते हैं? इंटू 60 इंटू 60। तो इतनी पावर जो हो गई वो किस में हो गई बेटा? जूल्स में हो गई। तो इतनी एनर्जी आपके पास निकल रही है। अब आपको ऑब्वियसली ये वैल्यू जूल्स में दे रखी है, तो आप एच को या तो जूल्स में रख दीजिए श्रद्धा अनुसार, या फिर इसे अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है, आपको निकालना क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने, तो आप इसे 1.6 से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए और शॉर्टकट मेरा वाला यूज़ कर लीजिए, है ना। तो चलिए शॉर्टकट ही यूज़ कर लेते हैं। तो ये होगा मेरा नंबर ऑफ फोटॉन hc/λ में से कर देती हूँ, है ना। अगर आप इसे 1240 कर रहे हैं
तो ये आपको नैनोमीटर में रखना पड़ता है और इसको जूल्स की बजाय आपको एंगस्ट्रॉम उसमें लेना होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मैं इस जूल्स को डिवाइड कर रही हूँ 1.6 × 10⁻⁻19 से, ताकि ये पूरी वैल्यू आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, आपका जैसे मन करे आप वैसे कर लीजिए, हमें कोई किसी चीज़ से दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा 36 × 6, अगर मैं देखूँ तो 6 216, 1 2 3 4, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको निकालने हैं, ये 1240 हो गया। बस आप लैम्डा को एंगस्ट्रॉम की बजाय नैनोमीटर में रखिए। तो आपको पता है कि लैम्डा वैल्यू दे रखा है कितना, 6626। वैसे एक बात बताओ बच्चे, आपने इस तरीके से कर तो लिया, लेकिन ये लैम्डा क्योंकि 6626 था ना, तो आप चाह के इसे 6.626 भी रख सकते हैं, क्योंकि 6.626 इससे कैंसिल हो जाता है ना। एनीवेज, अब आप थोड़ा सा वैसे लॉजिक हमें ऐसे देख लेना चाहिए था। चलिए, आपको अभी ऐसा करना है तो आप ऐसे कर लीजिए। तो 6626 जो है वो एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 है मीटर में, तो उसको डिवाइडेड बाय 10 × 10 करूँगी। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 662.6 × 10⁻9 मीटर, जो सो लिख सकते हो 662.6 नैनोमीटर। तो यहाँ पे आप रख दीजिए 662.6, सॉल्व एंड गेट एन। और अगर ऐसे नहीं अच्छा लग रहा था तो जो पहला तरीका था वो यही था, 60 × मतलब यही कर देते 216 × 10⁻4, इसको जूल्स में रख देते, एन निकालना है, इसको 6.6 - 34 कर देती, इसे 3 × 10⁸ कर देती, और लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में 6626 × 10⁻10, इसको भी सॉल्व करके कैलकुलेट एन करती। यहाँ से जो एन निकालेंगे या यहाँ से जो एन निकालेंगे वो आंसर सेम ही आएगा, थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा बट अप्रॉक्सीमेटली सेम रखेगा। तो ऐसे करना है, ऐसे करिए, ऐसे करना है, ऐसे करिए, जो अच्छा लगे करिए। आपको बस इतना देखना है कि आपके नंबर ऑफ कैलकुलेशंस जो है वो कैसे रिड्यूस हो, क्योंकि आप किसी भी सवाल को एंट्रेंस में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते। अभी लग सकता है, लेकिन फाइनल हमारा जो तैयारी है वो उसी बेसिस पे कि हमें 2 मिनट से ज़्यादा इस सवाल में नहीं देना। क्लियर होगी बात? इसमें बस एक ही चीज़ समझने की थी बेटा कि पावर को एनर्जी से कैसे रिलेट करते हैं। पावर जो होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम होती है, तो आप टाइम से पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट टाइम को ध्यान रखेंगे किस में रखना होता है, सेकेंड में रखना। क्लियर होगी बच्चे बात? चलिए, तो अब पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये भी प्लैंक्स क्वांटम से क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी मैं कहूँगी इस तरीके के सवाल भी अगर आप अच्छी किताबें सॉल्व करेंगे तो आपको जनरली देखने को मिल जाएंगे। हालांकि सवाल आसान ही होता है, सवाल डिफिकल्ट नहीं है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बच्चे समझाऊं, आप ये मेरी चीज़ याद रखिए, आपका जो सवाल आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, कभी होता है ना इंसान को लगता है न्यूमेरिकल डिफ़िकल्ट है, ये सब आप सोच लो कि आपका दिमाग का खेल है। कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट और कोई भी चीज़ आसान तो होती नहीं है, ये सिर्फ पर्सपेक्टिव की बात है। तुम्हारे लिए कोई डिफ़िकल्ट हो सकता है, किसी के लिए आसान हो, है ना। तो अपना पर्सपेक्टिव जो है सही रखेंगे। कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट और कोई भी चीज़ आसान नहीं है, ये भी सोच लो। डिफ़िकल्ट तो नहीं है, साथ साथ आसान भी मत समझिए, क्योंकि एंट्रेंस में जब ज़रूरत से ज़्यादा आसान चीज़ें समझ लेते हैं ना, तो हम नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं। तो बहुत आसान भी नहीं समझना, बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं समझना, बस ये समझो कि सवाल है, मुझे सॉल्व करना है, दैट्स इट। मतलब अपने आप को काफ़ी स्टेबल और न्यूट्रल रखना है। ये मेरी बात आप समझो। आप लोग देखो, पहली बार आप लोग अपने जीवन में जो है सोचा है तुम लोगों ने कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाओगे, उसमें बैठोगे, और भगवान करे आप अपने जो भी आप चाह रहे हैं वो बने, ऑफ कोर्स मेरी विशेज़ हैं। बट ये एग्ज़ाम जो है ना, ये स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है बच्चे, ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो आपकी आगे ज़िंदगी भर आप कितना पैसा कमाएंगे, आप क्या ओहदा लेंगे, और आपकी क्या रेपुटेशन होगी और आपकी क्या रिस्पेक्ट होगी सोसाइटी में, उसको डिसाइड करने वाला है ना। तो जो चीज़ उस चीज़ को डिसाइड करेगी तो वो इतनी आसान भी नहीं होगी, वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल चीज़ है। तो वो जो गेम है जो आप अभी खेलने वाले हो, जो एग्ज़ाम आप देने वाले हो, वो हार्ड वर्क के साथ साथ आपकी मेंटल स्टेबिलिटी का भी एग्जाम है। तो अगर आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं बट दिमाग स्टेबल नहीं है ना, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो दिमाग को संतुलित रखना, दिमाग को स्टेबल रखना भी ज़रूरी है। पैनिक हो गया, ओ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इतना पैनिक भी नहीं होते, इतना घबराते भी नहीं, और इतने खुश भी नहीं होंगे अरे ये तो मेरे हाथ पे ऐसे दाएं हाथ का खेला, ऐसा सवाल कर देंगे। स्टेबल रखोगे तभी कर पाओगे कुछ, ठीक है। चलिए, ज्ञान की बात हो गई। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ। सोल्यूशन 3 आपको बोल रहा है व्हाट मैक्सिमम वेवलेंथ इज रिक्वायर्ड फॉर अ फोटोन टू डिसोसिएट X2 गैस इनटू 2x एटम्स इफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्सेस बॉन्ड इज दिस। ओके, सिंपल है बट लॉजिक समझो। ये जो एक रिएक्शन दे रखा है ना, इस रिएक्शन को करने के लिए हमने क्या किया है सोचो।
मेरे पास एक XX बॉन्ड का मॉलिक्यूल है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मैंने एक लाइट मारी है जिसकी वेवलेंथ मुझे बतानी है। तो मतलब ये जो लाइट मैं मारूंगी ये एक एनर्जी मुझे देगी, वो एनर्जी जो है अगर इस बॉन्ड की एनर्जी के बराबर होगी तो ये बॉन्ड टूट जाएगा ना, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो मुझे 2x एटम मिलेंगे। तो ये जो मैं एनर्जी दे रही हूँ इस एनर्जी को मिनिमम इस बॉन्ड की एनर्जी के बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि इस बॉन्ड की एनर्जी से अगर कम होगा तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस बॉन्ड की एनर्जी से या तो उतना एनर्जी देना पड़ेगा या उससे ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि मैं बात कर रही हूँ मिनिमम एनर्जी की, तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, समझ रहे हो, क्योंकि लैम्डा E/hc/λ होता है। तो अगर एनर्जी मिनिमम तो लैम्डा क्या बना, मैक्सिमम। उसने मैक्सिमम लैम्डा पूछा, मतलब वो मिनिमम एनर्जी पूछ रहा है, और मिनिमम आपको उतनी देनी है जितनी इस बॉन्ड की एनर्जी है। तो आपको एनर्जी मिनिमम कितनी सप्लाई करनी है, जो कि बॉन्ड एनर्जी के बराबर है, और बॉन्ड एनर्जी उसने दे रखा कितना, इतना। ध्यान से देखो कि बॉन्ड एनर्जी की यूनिट क्या है बालको, बॉन्ड एनर्जी की यूनिट है किलो जूल पर मोल, मतलब ये एनर्जी 1 मोल बॉन्ड तोड़ने की है। तो अगर 1 मोल आपके पास XX बॉन्ड है तो उसको तोड़ने के लिए 240 किलो जूल्स एनर्जी लगती है, पर अपन पास तो एक ही एटम है, 1 मोल मतलब एवोगाड्रोस नंबर ऑफ बॉन्ड ना, इतने बॉन्ड के लिए इतनी एनर्जी, पर मेरे पास तो 1 बॉन्ड है, तो 1 बॉन्ड के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, 240 बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो एनर्जी जो बॉन्ड एनर्जी है पर बॉन्ड की, वो हो गई एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी फॉर 1 बॉन्ड, एक बॉन्ड की, क्योंकि मेरे से तो एक बॉन्ड की बात करी गई है। तो होगा 240 बाय 6.623 किलो जूल, इतनी है एक बॉन्ड की। और इतनी बॉन्ड एनर्जी तुझे मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी लाइट से। तो लाइट के लिए hc/λ हो गया, और ये बराबर हो जाएगा 240 बाय 6.023 इंटू 10⁻23 के। अब एक काम अपन लोग करते हैं, क्योंकि ये जूल्स में है तो अपने को जूल्स में लेना पड़ेगा, सो 10⁻3 जूल्स कर देते हैं, ठीक है। अब कैलकुलेशन करने के लिए जगह चाहिए, तो मैं ये क्वेश्चन रब कर रही हूँ, ये तो आपने सवाल कर ही लिए। तो H को रखो वही 6.626 और C को रखो वही 3 इंटू 10⁸, लैम्डापन को निकालना है। एवोगाड्रोस नंबर को इसको अप्रॉक्सीमेटली कर लो 6 के, तो जब 6 को कर लोगे तो 240 बाय 6 30 हो जाएगा ना। तो ये आपका 6×3=24 होता है ना, तो 30 इंटू 10⁻³ बाय -20 हो गया। तो बस लैम्डा निकाल लिया, तो हो गया 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10⁻20 मीटर्स। तो जो भी आंसर आएगा यहाँ से जो है कैलकुलेट कर लीजिए। तो लॉजिक बस इतना है सही, आपको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी बॉन्ड एनर्जी, पर ये एक बॉन्ड की निकालो ना, एक बॉन्ड के लिए आपको एक मोल बॉन्ड की दे रखी थी, तो वहाँ से एक बॉन्ड की एनर्जी निकाली, और इतनी एनर्जी मैंने लाइट से दे दी, तो hc/λ को इसके क्या कर दिया, बराबर कर दिया, और वहाँ से वेवलेंथ निकाली। बात क्लियर हुई। इसी तरीके से हम आगे भी जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बात क्लियर हुई यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, जैसे कल हम लोगों ने 3 क्वेश्चन जो थे सॉल्व किए थे, वैसे ही आज हम इन 2 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। बेटा ये 2 क्वेश्चन भी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है, और ये दोनों क्वेश्चन भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। बेटा आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख सकते हैं, इसमें ग्राफ दिया गया, राइट। तो ग्राफिकल क्वेश्चन भी हमसे काफ़ी बार पूछे जाते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से। ये ग्राफ बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। आप इधर देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी जो एक्स एक्सिस पे लिया है उसमें उन्होंने फ्रीक्वेंसी इंटू 10⁻14 हर्ट्ज लिया है, मतलब ये जो वैल्यू है 1, ये 1 नहीं, ये 10⁻14 हर्ट्ज है। ये 3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है, ये वैल्यू 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? नाउ दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसे E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख सकते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली काइनेटिक एनर्जी बाय E हुआ, राइट। ना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के हिसाब से जो इक्वेशन बनती है वो बनती है H न्यू इज इक्वल्स टू H न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं E भी लिख सकती हूँ, तो H/E न्यू इज इक्वल्स टू H/E न्यू नॉट प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल V। दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V को अगर मैं लिखूँ बच्चे तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ H/E न्यू माइनस H/E न्यू नॉट, राइट।
लाइक दिस। नाउ टेक्निकली आप ये देख सकते हैं कि जब 0 से लेकर जब तक फ्रीक्वेंसी 10⁻14 हर्ट्ज नहीं हुई तब तक एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। और उसके बाद एकदम स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल का बढ़ना मतलब काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना, काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड का बढ़ना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अब इजेक्ट आउट होना शुरू हो गए। तो मैं एक तरीके से बोल सकती हूँ ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी के बाद ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे। मतलब ये फ्रीक्वेंसी जो है मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी h0 की वैल्यू 10⁻14 हर्ट्ज है। और मुझे निकालना है बेटा वर्क फंक्शन, तो बहुत सिंपल हो गया। अब वर्क फंक्शन मेरा क्या होता है, h0 होता है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन का वैल्यू हो गया। अब क्योंकि ये EV में आपको निकालना है और ये आपको हर्ट्ज में दे रखा है, तो पहले आप वर्क फंक्शन को निकाल दीजिए जूल्स में, -34 × 10⁻14 हर्ट्ज, और फिर आप इसे 1.6 × 10⁻−19 कूलम से डिवाइड कर दीजिए। आपका वैल्यू किस में आ जाएगा, EV में आ जाएगा, राइट। तो ग्राफिकली अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ में दी है ये वाली वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके बाद ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होना शुरू होगा। और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू नॉट। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट टिल नाउ? कोई डाउट तो नहीं? ठीक। नाउ सिमिलर लाइंस पे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। अगर आप लोग याद रखेंगे तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक पावर का क्वेश्चन किया था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि पावर जो होता है वो बताता है कि टोटल एनर्जी विच इज़ गिवन आउट पर यूनिट टाइम क्या है। तो ये भी उसी तरीके का एक क्वेश्चन है हमारे पास, पहले पढ़ लेते हैं। द क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक पावर है 16 वॉट की, मतलब एक सोर्स है जो इस वॉट की पावर का है। वो जो लाइट एमिट कर रहा है उसकी वेवलेंथ 310 नैनोमीटर दे रखी है, ठीक है। मतलब पावर मुझे मिल रही है एक तरीके से 16 वॉट का मतलब है 16 जूल एनर्जी मुझे पर सेकेंड मिल रही है ना। तो 1 सेकेंड में 16 जूल एनर्जी मिल रही है, और हर जो लाइट मिल रही है, जो एनर्जी मिल रही है, उसका वेवलेंथ ये है कि ये सारे जो भी इसमें से पावर से जो भी फोटॉन्स निकल रहे हैं वो मेटल सरफेस को स्ट्राइक कर रहे हैं, बट जितने स्ट्राइक कर रहे हैं उसके आधे ही करंट को फ्लो कर रहे हैं। 50% इंसिडेंट फोटॉन्स जो है करंट को फ्लो कर रहे हैं। हमें निकालना है कि कितना करंट फ्लो करा है। दिस इज द क्वेश्चन, राइट। तो इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझते हैं। पहले आप लॉजिक सेट करते हैं हम कि जो सोर्स है मेरे पास, उस सोर्स के लिए 16 वॉट उसकी पावर है। दैट मीन्स 16 जूल्स एनर्जी वो पर सेकेंड जो है लिबरेट कर रहा है। तो टोटल एनर्जी जो उसमें से निकल रही है पर सेकेंड, हर सेकेंड जो टोटल एनर्जी वहां से निकल रही है वो 16 जूल की है, ठीक है। तो लेट्स से 16 जूल में n फोटॉन्स निकल रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स n हो गए और हर फोटॉन की एनर्जी hc/λ होगी, जिसमें से लैम्डा का बच्चा वैल्यू मुझे दे रखा है 310 नैनोमीटर, तो 310। एक काम करते हैं, इसे नैनोमीटर में रखते हैं, इसको 1.6 × 10⁻−19 से डिवाइड करके इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लेते हैं, और hc को 1240 रख देते हैं। जैसे ही ये रखेंगे यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स, कि इस सोर्स से नंबर ऑफ फोटॉन्स n कितने निकल रहे हैं, तो वो हो गया 16/1.6 × 10⁻−19 × 300 नैनोमीटर्स × 1240। वी कैन डू इट दिस वे, राइट। तो इसको आप देखेंगे, इसको सॉल्व करना कंपैरेटिवली आप देख सकते हैं काफ़ी आसान है। तो इसको मैं कर सकती हूँ 4 से, और ये मेरा 0.1 से गया, तो मतलब बेसिकली आया 10/4 × 10⁻−19 विच आई मेक 10⁻20/4। मतलब इतने फोटॉन्स मेरे पर सेकेंड निकलते हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो पर सेकेंड निकल रहे हैं बच्चे, हर सेकेंड, वो इतने हैं। लेकिन कितने फोटॉन्स करंट दे पा रहे हैं, इसके आधे, है ना। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स, एक तरीके से आप देखिए जितने फोटॉन स्ट्राइक कर रहे हैं उसके आधे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विच आर एमिटेड कितने हुए, इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, हर सेकेंड कितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकले, इसके आधे, मतलब 1/8 × 10⁻20 इतने फोटॉन्स निकले पर सेकेंड। और आपको निकालना है करंट। करंट होता है बेटा चार्ज इनटू टाइम। टाइम तो आपको पता है पर सेकेंड 1 सेकेंड है, मतलब आपको बेसिकली टोटल चार्ज निकालना। फोटो इलेक्ट्रॉन्स है 10⁻20/9 और हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो इतना चार्ज इनटू 1 सेकेंड अगर मैं करूँगी तो मेरा करंट हो जाएगा टोटल 10⁻20/8 × 1.6 × 10⁻19 एम्पियर्स। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट?
तो इस तरीके से भी आपके पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स से करंट निकालने को भी क्वेश्चन आ सकता है। बात समझे? हालांकि अब देखिएगा क्वेश्चन आसान है, फॉर्मूला सिंपल सा लग रहा है, या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला लग रहा होगा, ये इक्वल टू NH न्यू लग रहा होगा, बहुत कॉम्प्लिकेट करने के लिए अगर कुछ कर दिया तो पावर दे दिया होगा, जबकि बहुत आसान चीज़ है। आप बस कॉन्सेप्ट को अगर पकड़ के चलेंगे तो आप आराम से सवाल लगा लें। बात क्लियर हुई बच्चे? चलिए, तो जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के देखे, कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के भी जो है स्टडी करें। अब हम लोग आगे चलते हैं और थोड़ा सा स्टडी करते हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम से रिलेटेड क्वेश्चन, कि बोहर ने किस किस तरीके के क्वेश्चंस हमें मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा उसे किस किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं। बात क्लियर हुई? चलिए, अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम से कुछ क्वेश्चंस को। देखिए, बोहर मॉडल ऑफ एटम की अगर मैं बात करूं एक तरीके से, तो ये कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। अभी तक हमने जितना स्टडी किया है उसके बेसिस पे इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे ज़्यादा अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है बोहर मॉडल में, ठीक है? तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं, तो अभी हमने जितना पढ़ा है उसके बेसिस के क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बेटा 9D क्वेश्चन के ऑप्शन है, तो मैं इसे रब नहीं कर रही हूँ, मैं सोल्यूशंस यहाँ से लिखना शुरू कर रही हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कह रहा है, आप रेडियस निकालिए बोहर का। फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम में, सेकेंड शेल लिथियम +2 में और m शेल हीलियम प्लस आयन में, राइट? समझते। सबसे पहली बात, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल रेडियस इज 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n²/z, यही होता बच्चे, ठीक है? ए पार्ट के हिसाब से फर्स्ट बोहर ऑर्बिट मतलब n=1 यूज करना है, और किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम मतलब उसका z क्या लेंगे? 1 लेंगे, तो हो गया काम। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा? 0.529 एंगस्ट्रॉम, दैट्स इट। दोनों जगह 1 1 पुट करेंगे, है ना? चलिए, बी पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड शेल ऑफ लिथियम +2 आयन, तो सेकेंड शेल क्या होगा? सोचो, आप लोग बचपन में करते थे, नहीं थे कि बोहर ने ऐसे बोला कि n=1 ये हो गया, n=2 ये हो गया, n=3 ये हो गया, इस तरीके से बोहर मॉडल ऑफ एटम है ना? और हर उसने शेल की जो है आपको वेलोसिटी, एनर्जी, सारी चीज़ें उसने बता दी। तो बोहर के हिसाब से इस तरीके के ऑर्बिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सेकेंड शेल कौन सा हुआ? तो ये फर्स्ट शेल हुआ, ये सेकेंड शेल हुआ, तो सेकेंड शेल ये हो गया, दिस इज सेकेंड शेल। तो सेकेंड शेल मतलब n का वैल्यू आप 2 ले लीजिए, बट लिथियम है तो उसका z का वैल्यू बेटा 3 है। तो सेकेंड शेल ऑफ लिथियम +2 में आप 0.529 एंगस्ट्रॉम लेंगे, इनटू n का वैल्यू 2 है मतलब n²/z का वैल्यू 3 है, ठीक? तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4/3 टाइम्स आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? चलिए, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड काफ़ी अच्छा मान सकते हो क्योंकि m है। तो आप बोलेंगे ये m क्या है बेटा? बचपन में नहीं करते K L M N ऐसे शेल्स नहीं पढ़ते थे? ये वही चीज़ है। तो ये K शेल फर्स्ट वाला, फिर ये L शेल, फिर ये M शेल। तो M शेल मतलब n=3। तो C पार्ट में M शेल बोला है, M शेल मतलब n का वैल्यू 3 है, और Z का वैल्यू कितना होगा बेटा? हीलियम आयन है तो Z का वैल्यू हमारा 2 होगा। तो M शेल ऑफ हीलियम प्लस जो होगा वो होगा 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n²। n का वैल्यू कितना बेटा? 3² अपॉन Z का वैल्यू 2 है, तो 9/2 टाइम्स हो गया 0.529 एंगस्ट्रॉम के। तो ये बन जाएगा मेरा थर्ड पार्ट का। बात समझ रहे? तो ये सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली डॉट टू डॉट फॉर्मूला बेस्ड है, कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। सारे क्वेश्चन हमारे फॉर्मूला बेस्ड हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? चलिए, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 भी बहुत आसान है बच्चे, बस इसमें एक छोटा सा लॉजिक है, मैं आपको समझा देती हूँ। ये कह रहा है वेलोसिटी का रेशियो निकालिए, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। व्हाट आर दीज एक्साइटेड स्टेट्स? याद रखिए बच्चे, एक्साइटेड स्टेट्स में कि जैसे n=1 है, n=1 हमेशा किसी भी हाइड्रोजन, किसी भी एटम का ग्राउंड स्टेट माना जाता है इन बोहर मॉडल। बोहर मॉडल में ये मेरा ग्राउंड स्टेट होता है n=1। तो मतलब न्यूक्लियस के जो पास है n=1, ये सबसे पहला जो स्टेट है वो मेरा GS हुआ, मतलब ग्राउंड स्टेट हुआ। फिर n=2, 3, 4 ये सारे 2
ये 3, ये 4 एटसेट्रा जितने भी हैं, ये सारे स्टेट्स हमारे एक्साइटेड स्टेट कहलाए जाते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट कौन से होते हैं? n इक्वल्स टू 1 से ऊपर वाले, हाई एनर्जी वाले, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इन्फिनिटी, 13, 14, व्हाटएवर जो भी सारे बचे हुए होंगे वो सारे एक्साइटेड स्टेट होंगे, ठीक है। तो अब n इक्वल्स टू 2 जो है वो एक्साइटेड स्टेट का पहला वर्जन है, तो उसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है। n इक्वल्स टू 3 को बेटा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है। n इक्वल्स टू 4 को बेटा थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है। तो इस हिसाब से अगर मैं बोल रही हूँ मेरा एक तरीके से x एक्साइटेड स्टेट है, x एक्साइटेड स्टेट है ना, तो इसका मतलब n का वैल्यू x प्लस 1 होगा, सीधी सी बात है। देखो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट अगर मैं बोल रही हूँ तो n का वैल्यू 3 है, मतलब जो भी x का वैल्यू है प्लस 1 है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जो भी x का वैल्यू है n का वैल्यू प्लस 1 है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो भी x का वैल्यू है उसका वो वैल्यू 1 है। तो अगर x एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो n का वैल्यू हमेशा एक और ऊपर होगा। तो मैं बोलती हूँ 10th एक्साइटेड स्टेट, मतलब x का वैल्यू 10 हुआ, मतलब n का वैल्यू 11 हुआ। समझ रहे हैं? तो अगर मैं बोलूँ 15th एक्साइटेड स्टेट, मतलब n का वैल्यू 16 लेंगे आप। तो एक्साइटेड स्टेट में जो भी एक्साइटेड स्टेट आपको बोली जाती है उस हिसाब से जो नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है n, वो एक उससे ज़्यादा होता है, x प्लस 1 होता है, ठीक है। ये लॉजिक आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके हिसाब से मेरे को बोला है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब x का वैल्यू 2 है, मतलब n का वैल्यू 3 हो गया। तो वेलोसिटी इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगा v3, और वो भी किसका? लिथियम प्लस 2 का। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n का वैल्यू 4 हो गया, तो 4 ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ये रेशियो निकालना है। और v आपको पता है 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू z/n होता है। तो ये वाला वैल्यू कांस्टेंट है, ये तो रेशियो में कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपको रेशियो सिर्फ z/n का लेना। तो इधर z का वैल्यू कितना हुआ? लिथियम है 3, और n का वैल्यू भी 3, और इसके लिए z का वैल्यू 1 और n का वैल्यू कितना हो गया? 4। तो ये हो गया 1/1/4, दैट मीन्स रेडियस वैल्यू, रेशियो का वैल्यू आ गया 4। बोली बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को जो है समझ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। ये भी काफ़ी आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है एनर्जी को लेके, कि टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी निकालिए सेकेंड ऑर्बिट की, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं सेकेंड ऑर्बिट, मतलब n इक्वल्स टू 2 फॉर हीलियम प्लस। तो टोटल एनर्जी अपने को पता है -13.6 EV इंटू Z²/n² होती है बेटा, हाँ या ना? इस बेसिस पे 13.6 EV इंटू Z का वैल्यू 2 हो गया, बाय n का वैल्यू भी 2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू सीधा हो गया -13.6 EV। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मॉड ऑफ टोटल एनर्जी होती है, मतलब हो गया 13.6 EV। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होती है, मतलब वो -27.2 EV। बोले बात क्लियर हुई? सिमिलरली बी पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम 3+। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब x का वैल्यू अगर 1 है तो n का वैल्यू 1 + 1 2 हो गया, तो मतलब n का वैल्यू हो गया 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, मतलब z का वैल्यू 4। तो टोटल एनर्जी कितना होगा? 13.6 EV इंटू Z²/n², मतलब ये हुआ 16/4, मतलब इंटू 4, तो -13.6 EV इंटू 4 जो भी आए। तो काइनेटिक एनर्जी मॉड होता है टोटल का, मतलब +13.6 EV इंटू 4, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -27.2 EV इंटू 4। बोली बात क्लियर है? स्ट्रेट अवे कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन जो भी मैंने आपको यहाँ पे कराए 6, 7, 8 जितने हमने पढ़े थे, दे आर एग्जैक्टली फॉर्मूला बेस्ड। सो माय लॉजिक इज कि आप इससे पहले और डिटेल में पढ़े बोहर मॉडल को, एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़े बोहर मॉडल का, यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ दीज फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे से पता रहनी चाहिए। क्लियर होगी बात? नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। आई वुड से दिस इज द ओनली क्वेश्चन विच आई वुड से इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बोहर मॉडल। यही वाला क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोहर मॉडल का। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इफ नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बाय एन इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इज n रेवोल्यूशन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास जितनी बार रिवॉल्व कर रहा है वो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन n है, और t उनका टाइम पीरियड है, तो आपको
करेक्ट रिलेशनशिप बताना है। तो नंबर एंड रेवोल्यूशन हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन भी बोला जा सकता है, तो आई कैन कॉल इट ऑल्सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, एंड रेवोल्यूशन कैन बी टेकन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। अब कितने रेवोल्यूशन एक लेगा, मतलब एक न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने रेवोल्यूशन लेगा। एक बात बताओ, ये जो ऑर्बिट आप इलेक्ट्रॉन का कंसीडर करते हो वो सर्कुलर ऑर्बिट होता है ना, ये तो हमें पता ही है। तो सर्कुलर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन अगर एक रेवोल्यूशन करता है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2πr विच इज द सर्कुलर ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस, है ना। तो मैं लिख सकती हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रेवोल्यूशन इज 2πr विच इज सरकमफ्रेंस ऑफ दिस ऑर्बिट। और लेट्स से v जो है वो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब v मुझे बता रही है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड पर यूनिट टाइम। तो एक पर यूनिट टाइम में टोटल डिस्टेंस जो कितना ट्रैवल हो रहा है वो v है। तो उस पर यूनिट टाइम में एक इलेक्ट्रॉन कितने रेवोल्यूशन बना रहा होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने हुए, टोटल रेवोल्यूशन जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ वन रेवोल्यूशन, हाँ है ना। v हो गया कि वो एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और 2πr हो गया एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस। तो अगर मैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है डिवाइडेड बाय एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस अगर मैं डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन वो बना रहा है पर यूनिट टाइम, एंड दैट इज व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम को हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो वेलोसिटी आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है z बाय n के, और r आपको पता है n² बाय z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v बाय r के, मतलब वो प्रोपोर्शनल होगा z बाय n के, और n² बाय z के मतलब वो प्रोपोर्शनल हुआ z² बाय n³ के। बोलो हाँ या ना, है ना बात। ये हो गया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए z² बाय n³ के। इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन सही है। और क्योंकि मैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन से काउंट कर रही हूँ, और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1 टाइम पीरियड के जो है इक्वल टू होता है, एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टाइम पीरियड के इक्वल होता है, मतलब ये भी सही है ना। और अगर टाइम पीरियड की बात करिए तो क्योंकि वो इन्वर्स है फ्रीक्वेंसी का तो वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा n³ बाय z² के, है ना। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन भी सही है। जब सीनो सही है तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, ऑल। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑल। इंस्टेड ऑफ मार्किंग ऑल द 3 बिकॉज आपको एक आंसर मार्क करना होता है, आप मार्क करेंगे ऑल। बात क्लियर हुई। तो ये फॉर्मूला आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिए जो मैंने आपको क्वेश्चन के माध्यम से सिखाया है। आई वुड से दिस इज द वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बोहर मॉडल दैट वी हैव कवर्ड टिल नाउ। बात क्लियर हुई। चलिए, तो हमने काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए ऑन इस बेसिस पे कि आपने अभी तक जितना पढ़ा है उसको आप यूज़ कैसे करें न्यूमेरिकली। आगे हम लोग जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ बोहर मॉडल को जो है डिटेल में स्टडी करेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस जो है बोहर मॉडल पे डिस्कस करेंगे। बात क्लियर हुई यहाँ तक बेटा।